नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में ये प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले ये NCERT हिस्ट्री इस चैनल से पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक एक साथ ही NCERT हिस्ट्री का सब कुछ अपलोड हो रहा है, जिसके अंतर्गत 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है, 11 ये हो रहा है। इसके बाद 12 को भी अपलोड किया जाएगा। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। सो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। प्रारंभिक मानव औजार का निर्माण कैसे करते थे उसके विषय में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि हमने पिछले पृष्ठ पर देखा था, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अन्य कार्यकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थीं और फिर उसे सुखाकर हल्का सेंकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया। पंच ब्लेड तकनीक। देखिए कैसे कैसे इंसान शुरू में औजार बनाए होंगे। ये कितना कष्टकर ये प्रक्रिया रही होगी, यह अनुभव करने की चीज़ है, महसूस करने की बात है। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। तो संप्रेषण एवं संचार, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन एवं कम्युनिकेशन के मीडियम्स, लैंग्वेज और आर्ट, ये कैसे डेवलप हुआ इसकी बात करेंगे। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर
कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल था। उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे वे ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। उच्चरित भाषा का विकास काल के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। कला एवं भाषा दोनों ही विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं और इसी दृष्टिकोण से इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अल्टामीरा के गुफा चित्र को देखिए, इसमें चित्र है तो ये फ्रांस में स्थित लेस कॉक्स और शोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं, जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई। इनमें गौड़ों, घोड़ों, साकिन, हिलों, मैमथों यानी विशालकाय जानवरों, गैंडे, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं हैं? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं? पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को केवल समूहों में ही क्यों? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं क्यों? जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज़ अच्छी तरह पहुंचती थी? इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक यह है कि चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थीं। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थीं जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हों अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हों और ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हों। आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण हमने देखा वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित हैं। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था, शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं।
क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जाना सीखा जा सकता है? इसी प्रश्न पर हम इस भाग में चर्चा करने वाले हैं। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंग सैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भाग कर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है कि वे लोग हमसे डरते हैं। वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। ठीक है। हादजा शिकारियों द्वारा संग्राहकों का एक छोटा समूह है। ये हादजा जनसमूह क्या है, इसकी बात करते हैं। तो हादजा शिकारियों द्वारा संग्राहकों का एक छोटा समूह है। शिकारियों तथा संग्राहकों का ये गैदरर और हंटर्स का एक छोटा ग्रुप है जो लेक यासी एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहाँ घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है। लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, वाटरबक, हिरन, चिंकारा, खागदार, जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जितने आम हैं, उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुआ और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य में कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न है। लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कभी कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सूड़ियों की चाव से खाया जाता है। लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती, मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए इनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच, बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हादजा लोग ज़मीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है। पशुओं का शिकार
कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल, शहद इकट्ठा कर सकता है, पानी ले सकता है। इस संबंध में हादजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हादजा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होती। यह विवरण है मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न द्वारा 1960 में दिया गया विवरण है। शिकारी संग्राहक समाज, वर्तमान से अतीत की ओर। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं, संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर का निवास स्थान थे, जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हादजा और कुंगसैन समाजों में पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर हैं। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं। वैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं। उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मसले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है, यद्यपि इसमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते हुए, उपसंहार फिनिशिंग है इस चैप्टर का निचोड़ के, लाखों साल तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। फिर 10,000 से 4500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण
कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरकर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सूअरों, गधों और जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े जन समुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग अस्थायी रूप से रहने लगे। चूँकि कुछ इलाकों की अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था कुछ क्षेत्रों को, तो वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधों जैसे गेहूं, चावल, जौ, मोठ, बाजरा आदि और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और गाय, सुअर की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज़्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। इस प्रकार गाढ़े, कच्ची ईंटी और पत्थरों से भी अस्थायी घर बनाए जाने लगे। ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ हैं। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिनमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके, खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा, रांगा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अध्याय 2 पढ़िए। ठीक है, काल रेखा देखिए। यह है 1,00,000 वर्ष पूर्व 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व नौरवानर प्राइमेट कहते थे, बंदर एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे। 240 लाख वर्ष पूर्व अधिपरिवार होमिनॉइड, गिब्बन एशियाई, ओरांगटाउन अफ्रीका, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो, पिग्मी ये मिलते थे। 64 लाख वर्ष पहले होमिनॉइड होमिनिड की शाखाओं में विभाजन हुआ। 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिले। 26 से 25 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के सबसे पहले औजार मिले। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी आई और घास के मैदानों में वृद्धि हुई। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व होमो मिले। 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस पाए जाते हैं। 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस मिले। 13 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विलुप्त हो गए और ये 8 लाख वर्ष पूर्व आद्य सैपियंस होमो हाइडेलबर्गेंसिस मिलते हैं। 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व होमो सैपियंस जिसको आधुनिक मानव कहते हैं का प्रादुर्भाव हुआ। काल रेखा 2 लाख वर्ष पूर्व दफनाने की प्रक्रिया प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व मिलता है। होमी इरेक्टस का लोप 2 लाख साल पहले हुआ। सौरतंत्र का विकास 2 लाख साल पहले हुआ। नर्मदा घाटी भारत में आद्य होमोसेपियंस की खोपड़ी 2 लाख से 1,30,000 वर्ष पहले मिली।
आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1,95,000 से 1,60,000 के बीच में। नियंडरथल मानव का प्रादुर्भाव 1,30,000 वर्ष पहले। चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले। नियंडरथल मानवों का लोप 35,000 साल पहले। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी मोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य 27,000 साल पहले। सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 साल पहले। सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 साल पहले माना गया है, अनुमानित है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा, ये स्टैंडर्ड 11th का पहला चैप्टर फिनिश हुआ। इसके बाद के वीडियो में सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।